पार्क भारत का पहला नाइट सफारी पार्क। ग्रेटर नोएडा। नाइट सफारी पार्क लिख लिया ग्रेटर नोएडा। ये बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क, ये दोनों इटावा में हैं। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क इटावा। कई चीजें हैं, रात में भी आप वहाँ भ्रमण कर सकते हैं, नहीं तो ये पार्क बंद हो जाते हैं ना रात को, वो खुला रहेगा रात भर। अच्छा ये बताइए, एनटीपीसी के अधीन कई बार पूछा है कि उसके अधीन 3 गैस आधारित परियोजनाएं हैं। गैस आधारित ताप विद्युत, केवल 3 गैस वाली हैं, उनका नाम पूछ लेता है कि कौन सी हैं कौन सी नहीं। तो लिख लीजिए कि एनटीपीसी के अधीन 3 गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र, एनटीपीसी यही देखता है ना पूरा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी के अधीन 3 गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र। एक है आंवला, आंवला कहाँ है, किस जिले में? बरेली। लो भैया यही हो, यही नहीं पता बरेली में? आंवला बरेली में ही है। औरैया, दूसरा औरैया, तीसरा है दादरी। दादरी, दादरी कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। देखो कुछ ताप विद्युत संयंत्र हैं जिनकी स्थापना विदेशियों के माध्यम से हुई है। ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की स्थापना किस देश ने सहयोग किया था? तो आप लिखिए अनपरा डी, अनपरा डी ब्रैकेट में सोनभद्र में है, अनपरा डी। ब्रैकेट में सोनभद्र। ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना, ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना जापान के सहयोग से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा जापान के सहयोग से, तथा ओबरा, 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 कोबरा मत कर देना, ओ है ओबरा। ये कहाँ है? सोनभद्र, ब्रैकेट में कर लो, तथा ओबरा एवं हरदुआगंज, हरदुआगंज। हरदुआगंज कहाँ है? लिखवाए थे इसके पहले, अलीगढ़।
ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ का मतलब कौन सा देश हुआ? तुम लोग को पता है? सोवियत संघ को ही रूस कहते हैं। तो सोवियत संघ के सहयोग से सोवियत संघ कब टूटा था? ये तो हो गया, सोवियत संघ का नाम आ गया इसलिए पूछा हूं, सोवियत संघ कब टूट गया? पहले विश्व में 2 ही महाशक्तियां थी ना, सोवियत संघ और अमेरिका। तो सोवियत संघ टूटा कब और रूस कब बना? भूगोल नहीं पढ़े? शीत युद्ध वो पहले चल रहा है, तो जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो शीत युद्ध उसके बाद शुरू हो गया। तभी तो जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो 2 विश्व में ध्रुव थे, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका। ठीक, भारत आजाद हुआ 47 में। 2 ध्रुव में देश पूरा विश्व बटा था। सोवियत संघ ने सोचा कि भारत हमारे साथ मिल जाए, हमारे गुट में आ जाए। अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, हमारे गुट में आओ। अब हुआ क्या कि भारत तो नया नया आजाद हुआ था, इसके पास तो कुछ संसाधन थे नहीं ना, ये तो एकदम गरीब देश था। 47 में आजाद हुआ। अब आजाद होते ही जैसे तुम किसी तरीके से जो है आजाद हो गए और 2 शक्तिशाली गांव के ही लोग कहीं इधर आ जाओ कहीं इधर आ जाओ। अब भारत के साथ समस्या क्या थी? अगर सोवियत संघ के साथ जाते हैं तो अमेरिका उसको अपना दुश्मन मानेगा, अमेरिका के साथ जाते हैं तो सोवियत संघ अपना दुश्मन मानेगा। बहुत बड़ी समस्या, जाए तो जाए किधर। तब भारत ने क्या किया है? उसी समय भारत ने प्रयास करके नाम का गठन किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। भूगोल नहीं पढ़ाया गया तो ये चीजें नहीं बताई गई, कोई गलत है ना, ये तो बहुत बेसिक है। तब गुट निरपेक्ष आंदोलन की वही शुरुआत हुई। उसके जन्मदाता माने जाते हैं नासिर, टीटो और नेहरू, 3 लोग। ये भी जान लीजिए, प्रश्न पूछा गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नासिर, टीटो और नेहरू। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू का कद बहुत बड़ा था उस समय। आप कल्पना करिए, एक देश जो अभी आजाद हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी छवि थी पूरे विश्व में कि पूरा गुट निरपेक्ष आंदोलन ही खड़ा कर दिया इन लोगों ने। उसी को नाम कहते हैं, नॉन एलिगेंट मूवमेंट। अब इसमें वही देश सम्मिलित हुए जो बहुत ही गरीब, पिछड़े, जल्दी जल्दी मतलब स्वतंत्र हो रहे थे। वो किसी गुट में न जाकर के एक गुट निरपेक्ष आंदोलन बना लिए। गुट निरपेक्ष का यही मतलब है कि हम किसी गुट में नहीं है भैया, हमको आपका भी साथ चाहिए, हमको आपका भी साथ चाहिए। समझ में आया? नेहरू, टीटो, नासिर, नासिर, टीटो, नेहरू, ऐसे याद रखिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का सम्मेलन हो, तुरंत नोट करिए उसको, कहाँ हो रहा है, कितने देश हैं, कितने पर्यवेक्षक हैं, ये सब आपको नोट करना है। और भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया। अमूमन तो पीएम जाते हैं, लेकिन अगर पीएम नहीं गए तो उन्होंने किसको भेजा, ये भी महत्वपूर्ण होता है। और वहाँ कोई अगर महत्वपूर्ण संधि या महत्वपूर्ण बातें होती हैं तो उसको आपको नोट कर लेना, क्योंकि कल के बाद आपको सेल्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। तो हमारे बताने का यही मतलब है, यह जरूरी है कि आपको तैयारी कैसे करनी है।
इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब सोवियत संघ का विघटन हुआ आपको नहीं पता है, पूरा पता होना चाहिए। 1991 में सोवियत संघ टूटा, 1991 में टूट गया, तब रूस बना। अभी हमने आपको लिखवाया ना कि गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं, बिना देखे बताओ। आंवला, दादरी, औरैया। एडीए कर लीजिए, एडीए वही लिख लीजिए, एडीए। एडीए याद रखिए, यही 3 हैं जो गैस आधारित हैं। और दादरी जो है लिख लीजिए उसके बारे में, दादरी अल्ट्रा मेगा पावर संयंत्र। यह निजी क्षेत्र की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। अच्छा ये बताइए, प्रदेश की किस नहर परियोजना पर सबसे अधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं? चलिए लिखिए, ऊपरी गंगा नहर परियोजना पर प्रदेश के सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। अच्छा ये बताइए, प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ है? परमाणु विद्युत संयंत्र एकमात्र उत्तर प्रदेश का कहाँ है? नरौरा। लिख लो, नहीं पता है तो। प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर। एक बार पूछा था कि इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन NPCIL, इसका संचालन NPCIL द्वारा किया जाता है, NTPC द्वारा नहीं, NPCIL। हाँ, यहाँ प्रतिस्थापित लिखिए, यहाँ प्रतिस्थापित दोनों रिएक्टर ब्रैकेट में लिख लो, कुल क्षमता ब्रैकेट में कुल क्षमता 440 मेगावाट, MW कर देना।
कुल क्षमता 440 मेगावाट, ब्रैकेट बंद कर दो। इसके पहले क्या लिखा है यहाँ प्रतिस्थापित दोनों रिएक्टर ना, स्वदेशी तथा दबित भारी जल रिएक्टर, दबित भारी जल रिएक्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा PHWR, दबित भारी जल रिएक्टर, ब्रैकेट में PHWR। यही पूछता है PHWR, दबित भारी जल रिएक्टर नहीं पूछेगा। PHWR है। अब लिखो केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। हमने सोचा कि यूपी के कुछ और परंपरागत चीजें आपको लिखवा दी जाए। केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, एक फैन यहाँ भी लगना चाहिए। बताओ आगे यहाँ खड़ा होना पड़ता है। जगह तो है भाई, जिसको पढ़ाना है उसी को हवा लगेगी, उसका दिमाग काम करेगा भाई। यहाँ भी तो लगना चाहिए। अब जाना पड़ता है उधर कि हवा लगे, इतनी गर्मी है। ये है चिनहट लखनऊ में, चिनहट लखनऊ। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय जब आ जाता है तो उत्तर प्रदेश को लोग भूल जाते हैं, लगते हैं दिल्ली अहमदाबाद पे निशाना लगाने, सोचते हैं केंद्रीय है तो यूपी कहाँ होगा। तो केंद्रीय ऊर्जा शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बोलो, मुंह बोलो। बस एक दिन की और तपस्या है। उसके बाद घर बैठ के पढ़ना। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा सिटी किसको कहा गया है? ऊर्जा सिटी। लिख लो ऊर्जा सिटी लखनऊ। ऊर्जा सिटी लखनऊ। ऊर्जा मुख्यालय लखनऊ। सोलर सिटी बताएगा कोई? उत्तर प्रदेश में कहाँ है सोलर सिटी? आगरा मुरादाबाद। गैसोहाल की पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? देखिए गैसोहाल की पायलट परियोजना, गैसोहाल की पायलट परियोजना आंवला बरेली में शुरू की गई। आंवला।
अच्छा ये चीज बताइए, बहुत ट्रेन में सब लोग पढ़ते हो, ये बताओ उत्तर प्रदेश में पहली बार बस सेवा कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई? बताओ पहली बार उत्तर प्रदेश में बस सेवा कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई? मई 1947 को पहली बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी देखो लखनऊ राजधानी है, बहुत रखने की जरूरत नहीं है, ठीक? तो लखनऊ से ही चलेगी। अब बाराबंकी के बगल में उसके सटा हुआ। अच्छा, जो सरकारी बसें चलती हैं उत्तर प्रदेश की, उन बसों में यात्रा की हो ना? हैं? कुछ और नई नई छोटी छोटी बसें भी चलती हैं, तो उस पर क्या लिखा रहता है? किसके द्वारा अनुबंधित? उस पर लिखा रहता है ना, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित बसें। अब तुम लोग तैयारी कर रहे हो, सब देखना है। लिखा रहता है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य सड़क परिवहन निगम है, इसकी स्थापना कब हुई? खाली बस से यात्रा करने से काम नहीं चलेगा, ये सब जानना है। आप तैयारी कर रहे हो, लिख लो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ब्रैकेट में लिखो UPSRTC। अब कभी बस देखोगे तो लिखा मिलेगा तुमको UPSRTC। की स्थापना हुई है 1972 में। UPSRTC। अब कभी देखना जो नई नई बसें आती हैं जो अनुबंधित होती हैं, जैसे किसी व्यापारी की उसने बस खरीद ली, अब वो चलवाना चाहता है सरकारी, तो वो बसें जब आएंगी तो उस पर लिखा रहेगा UPSRTC द्वारा अनुबंधित। अनुबंध होता है उनका 2 साल का 4 साल का, समझे? तो उसकी स्थापना कब हुई? 72 में हुई। मुख्यालय लखनऊ। और इसका जो प्रशिक्षण संस्थान और कार्यशाला है, ये तो इस कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान वह कानपुर में है। इसका मतलब UPSRTC का कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में है। और वहीं नीचे लिख लीजिए प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को, प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को कुल 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। इधर देखो, प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये सब आसान प्रश्न है, हमें लगा कि आज इसको भी लिखवा देना जरूरी है। लिखो, पहले इतना तो लिख लो। चर्चा कर रहे हो, फिर मैं कहूंगा लिखो, तो फिर लिखने में तुम लोग 1 मिनट लगाओगे। जब नहीं पता है पहले इतना लिख लो। भाई, प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले सब चर्चा करेंगे अपने लिए।
अरे लिखो फिर बताओ क्या समझ में आ रहा है, कौन है, कभी दिमाग में आया? लिख लो NH2, NH2 नेशनल हाईवे 2। चेंज हो गया तो चेंज कर लेना। तो मान लो NH2 दे दिया तो NH2 सबसे लंबा है। महानगर बस सेवा सर्वप्रथम, आगे चलिए आगे। महानगर बस सेवा सर्वप्रथम कानपुर नगर से शुरू की गई। कानपुर नगर। और शताब्दी बस सेवा जो फुल एसी बसें चलना शुरू हुई, शताब्दी बस सेवा लखनऊ और गोरखपुर के बीच। जो NH2 को तुम कह रहे थे ना नाम बदल दिया गया, उसका नया नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19। लिख लीजिए NH2 जहां है, अरे कहीं नीचे लिख लो NH2 का नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19। यह कहां से कहां तक जाता है पता है? लिख लो, या दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली से कोलकाता तक। क्या हुआ है? अरे कहीं और लिख लो। देखो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनकी कुल संख्या 88 है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 88। सड़क मार्ग की कुल लंबाई, सड़क मार्ग की कुल लंबाई में मतलब सड़कों का जाल, सड़कों की कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। पहला महाराष्ट्र है, लिख लीजिए पहला महाराष्ट्र, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश। मैंने एक बार पूछा था ना कि एक बार एक ऐसी योजना आई थी कि जो है समझ में नहीं आया क्या था। पूछा था लखनऊ योजना किससे संबंधित है,
तो बिजली था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, सड़क था। लखनऊ योजना आगे डैश करके लिख लो, सड़कों के विकास से संबंधित। जब पहली बार पूछा लखनऊ योजना तो सबको लगा शिक्षा या स्वास्थ्य, क्योंकि यही योजनाएं पूछी जाती थी जो शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित थी। सड़क का विकास कोई सोचा भी नहीं था, तो सड़क के विकास से संबंधित थी। एक प्रश्न और बार बार पूछा जाता है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा जो है झांसी के निकट एक दूसरे को काटते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं। झांसी के निकट यह पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं या कहाँ काटते हैं। कहाँ काटते हैं? 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। ठीक, तो इसको आप लिखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इसमें शामिल हैं, आगे लिखो, इसमें शामिल हैं डैश कर देना, इसमें शामिल हैं डैश, लखनऊ कानपुर, झांसी आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, लिखना भी देखिए, अगर मेंस देना है तो लिखने का भी अभ्यास करना है, नहीं तो आता रहेगा, लिख नहीं पाओगे, गलत लिख दोगे। नींद आ रही है, बस कब तक और बेटा फिर सोना है। अगली बार अब देखो यार, मन की बात है, मतलब ज्यादा से ज्यादा भला करूं है। अरे तो हम चुनाव में कहाँ आए थे? चुनाव में हम आए थे, ड्यूटी लगी थी ना चुनाव में।
16-17 क्लास में कितना हो सकता है उससे ज़्यादा हमने बता दिया। आपने बताया सही कहा। तो लिखने का भी अभ्यास बार बार कहता हूँ होना चाहिए, इसीलिए कहता हूँ ना जो संपादकीय पढ़ो तो पढ़ने के बाद उसको रख दो, 1-2 घंटे कुछ और कर लो, उसके बाद जो पढ़े हो संपादकीय उसको एक कागज पे लिखने का प्रयास करो। भाई उसमें तो तुमने पढ़ा है कम से कम 1000 से ज़्यादा शब्द, लिखने का प्रयास करो। 100-200 शब्द याद आएंगे ना, कुछ भी याद आए उसको लिखो, लिख लिया फिर जो पढ़ा एक बार फिर चेक कर लो, इससे मेमोरी पावर बढ़ेगी। और जब सोच सोच के लिखोगे तो याद आएगी चीजें को, कभी भूलेगी नहीं। नहीं तो रटना क्या है, बस ऐसे लेके रटते रहो, भूल जाओ। तो इस कॉरिडोर में कुल कितने लोग हैं, कितने नोट्स हैं, कितने चीजें हैं जो कॉरिडोर लिखी हो? कुल कितने? जब कुल कितने पूछा तो कुल कितने काउंट करोगे ना? कुल कितने? 6। गंगा एक्सप्रेसवे क्या क्यों पूछा, कहाँ थी? इसलिए कहते हैं बात मत किया करो। गंगा एक्सप्रेसवे इसका शिलान्यास कब हुआ, किसने किया, कहां से कहां तक, कुछ है पता किसी को? लिखिए। दिसंबर 2021 को दिसंबर 2021 21 प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग ब्रैकेट में मेरठ ब्रैकेट बंद को पूर्वी भाग प्रयागराज पूर्वी भाग ब्रैकेट में प्रयागराज से जोड़ने के लिए इसकी आधारशिला शाहजहांपुर में रखी। तो यह भी महत्वपूर्ण है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? शाहजहांपुर में। किससे किसको जोड़ना है? मेरठ को प्रयागराज। कुल लंबाई अब ये चीज ध्यान रखिए, अगर इसका विस्तार किया जाए तो अपडेट कर लेना है आपको। जैसे काम चल रहा है,
मान लीजिए उसको और बढ़ा दें आगे तक, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वहीं मत रुकिए, उसको अपने नोट्स में अपडेट करिए। 593.947 किलोमीटर। मतलब लगभग कितना हुआ, 594 किलोमीटर। ठीक, वहीं आगे भी लिखेंगे काम करके। 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये, 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कहाँ से गुजरेगा उनका नाम लिख लीजिए। शुरुआत तो मेरठ से है, तो लिखिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। कुल कितने जिले हुए काउंट करो, लिख लो ब्रैकेट में ही। अब इसका विस्तार अगर हो तो आपको जोड़ लेना है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2021 में 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन सुल्तानपुर जिले में किया। इन जिलों को जरूर याद रखिएगा, सुल्तानपुर जिले, गंगा एक्सप्रेसवे का कहां किया था, देखने लगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर, पूर्वांचल का अभी लिखे हो तुम लोग, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। कहाँ दिमाग है, मतलब तुरंत का तुरंत भी नहीं बता रहे हैं। हाँ तो सुल्तानपुर है, सहारनपुर नहीं है, ध्यान देना। लंबाई 340.824 किलोमीटर।
340.824 किलोमीटर। सिक्स लेन, गाजीपुर लखनऊ के मध्य, मतलब गाजीपुर से लखनऊ। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, हेडिंग हो गई, गैस करो, लिखो इसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे है। पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे था। ताज एक्सप्रेसवे पहले नाम था। यह गौतम बुद्ध नगर, यह गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, एक चीज है तुम लोगों के अंदर बड़ी अच्छी, जो हमें समझ में आई, जरा इधर देख लो तो। एक चीज बहुत अच्छी है तुम लोग पढ़ते बहुत मन से हो, लेकिन अगर कोई आ रहा है जा रहा है तो उसको बड़ा ध्यान से देखो। कौन है, पहचानते तो नहीं? अरे यहीं रहो ना, मतलब लिख भी रहे तो पढ़ते समय कंसंट्रेशन होना चाहिए। यहाँ तो कुछ ऐसे हैं लिखते लिखते सोचते हैं यहाँ से निकलने के बाद चाय कहाँ पीनी है। क्या लिखे तुम लोग? अभी देखो, अभी मैंने बताया और तुरंत आता से समझ करेंगे भाई। वाह भाई, गौतम बुद्ध नगर हुआ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा जिले से होकर गुजरता है। मथुरा, हाथरस और आगरा जिले से होकर गुजरता है। एक 165.537 किलोमीटर। एक 165.537 किलोमीटर। 6 लेन, 0.537 6 लेन। आगे इसमें जेपी समूह द्वारा निर्मित, जेपी समूह, तो सबसे लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे है? हैं? बिना देखे बोलो। गंगा। भाई गंगा नदी सबसे लंबी है, इसलिए सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। बहुत उसमें रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे गलत नहीं होगा कभी भी।
उत्तर प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? उत्तर प्रदेश की पूछा हमने, तुम बता रहे हो देश की, देश वाला पता है, तुम सबको याद है। उत्तर प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय अभी बताए थे, पीलीभीत पूर्वोत्तर रेलवे में है, गोरखपुर मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। और उत्तर मध्य रेलवे, भाई उत्तर प्रदेश में जो मुख्यालय हमको आपको जाना है, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज। डीजल इंजन बनाने का कारखाना, जिसको DLW कहते हैं, डीजल इंजन कारखाना, इसको DLW भी कहते हैं। मड़ुआडीह बनारस, मड़ुआडीह बनारस। पता चला कि बनारस नहीं दिया, मड़ुआडीह दे दिया तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। मड़ुआडीह बनारस वाराणसी। बताया कैसे लिखा जाएगा मड़ुआडीह? मड़ुआडीह, ठीक। रेलवे के सवारी डिब्बों, रेलवे के सवारी डिब्बों ब्रैकेट में कोच, रेलवे के सवारी डिब्बों रेलवे के सवारी डिब्बों ब्रैकेट में कोच के निर्माण का कारखाना, ये कहाँ है? लालगंज रायबरेली। सब धीरे धीरे जान, पूरा कोच ही बनता है, धीरे धीरे बता रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन लिखो अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय में भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आगे लिखिए इसी में फुल स्टॉप करके, यहां एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड भी है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 कर्नाटक के हुगली में। नंबर 2 गोरखपुर, मतलब गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है नंबर 1 वाला, वह पूरे विश्व में नंबर 2 पे है, समझे, बहुत लंबा है। पहले गोरखपुर वाला था, फिर जब कर्नाटक में हुगली उससे लंबा बन गया तो ये नंबर 2 पे आ गया। तो नंबर 2 पे आ गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है कि नंबर 1 था, तो नंबर 2 हो गया, तो नंबर 1 कौन हुआ? हुगली वाला हो गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये कहाँ है? ये तो बहुत ही आसान है, लिखिए प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ है? प्रयागराज कहाँ है, किस स्टेट में? हल्दिया बंगाल, हल्दिया बंगाल में ना। प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पर। देश का सबसे लंबा 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर है। अगला लिखिए उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। उड्डयन मतलब वायुसेना। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र
बमरौली, बमरौली, बम बम होता है ना, बम, बमरौली। प्रयागराज, अगला लिखिए गोरखपुर में, गोरखपुर में सामरिक महत्व का, सामरिक महत्व का वायुसेना का, सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा है। अगला लिखिए राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज। आगरा में, दिल्ली हिसार का पिन कोड क्या है? बताओ। हैं? 26/2001। बस केड़ा बता दो। पिन कोड की शुरुआत कर दी भारत में, पूछा गया है। लिख लो, लिख लो भारत में पिन कोड की शुरुआत। कब बता रहे हो तुम लोग? 1972। देश के आजादी पहले पिन कोड कैसे शुरू हो जाएगा? ये पूछा गया है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई? भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी के मध्य। इलाहाबाद से नैनी, अरे 2-3 किलोमीटर है नैनी, 4 किलोमीटर इलाहाबाद से। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा आगरा एवं कोलकाता के मध्य। आगरा एवं कोलकाता के मध्य। बताओ उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र
लखनऊ, देखो हवाई अड्डे मिलाने के लिए आते हैं यूपी के, ठीक है। जैसे दे देगा 4 हवाई अड्डे और 4 जिलों का नाम, आपको मिलाना है कौन सा हवाई अड्डा किस जिले में। तो हवाई अड्डे पता है, जब बमरौली नहीं पता था तो हवाई अड्डा कहाँ से पता होगा। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ है? अगर अमौसी नहीं पता है तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि रोज समाचार में आता है अमौसी लखनऊ का हवाई अड्डा है भैया, वही सब लोग करते हैं। लिख लो पूरा नाम, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसी को कहते हैं अमौसी हवाई अड्डा। लिखो चौधरी चरण सिंह, इसका नाम बदल के किया गया है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, जो हमें लगता है कि तुम लोग एकदम बता दोगे, वहां एकदम कसम खा लेते हो नहीं बताएंगे। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ब्रैकेट में अमौसी, पहले उसका नाम अमौसी हवाई अड्डा था क्योंकि वो अमौसी में था, बदल करके क्या कर दिया गया चौधरी चरण सिंह। तो ये अमौसी कहाँ है? आगे गैस करके लखनऊ लिख लो। बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ है? बाबतपुर हवाई अड्डा, इसका नाम भी बदल दिया गया है। पहले बाबतपुर हवाई अड्डा था, तो लिख लो चाहे मंत्री जो चाहे लिख लो, चाहे लिख लो बाबतपुर हवाई अड्डा, ब्रैकेट में जो नया नाम है वो लिख लो बाबतपुर हवाई अड्डा। नाम बदल के हो गया लाल बहादुर शास्त्री। हो गया बाबतपुर हवाई अड्डा, उसका नाम बदल के हो गया लाल बहादुर शास्त्री। वाराणसी में है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुड, चलो ये बताइए कुछ बहुत अच्छा। ये करंट का है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या, कई दिन से पेपर में छाया हुआ था। चकेरी हवाई अड्डा, देखो नाम से ही पूछा गया है, मौसी, बाबतपुर, चकेरी, बमरौली। चकेरी, कानपुर, और बमरौली अभी लिखवाया हूँ, फिर भी नहीं बताऊँ। बमरौली प्रयागराज लिखवाया है ना, लिख लो मत करे बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। भाई अगर भूलने की समस्या से पीड़ित हैं आप लोग तो लिख लीजिए बमरौली प्रयागराज। चकेरी कहाँ है? अभी लिखे हैं 5 सेकंड। और जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? ये भी लिखवाया हूँ, गौतम बुद्ध नगर।
ग्रेटर नोएडा, जेवर हवाई अड्डा, इसी को कहते हैं ना नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। जेवर, जेवर है कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। खेरिया हवाई अड्डा, खे ख ख खेरिया हवाई अड्डा। देखो इसका नाम अभी प्रस्तावित है, यही रहेगा। हो सकता है अगर चेंज हो तो चेंज कर लेना, लेकिन जो प्रस्तावित हो उसको लिख लो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रैकेट में कर लेना, ये प्रस्तावित है। आगरा में है ये। सरसावा, सरसावा सहारनपुर। हिंडन, हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन। गाजियाबाद, देखिए राजीव गांधी, सॉरी हाँ, राजीव गांधी राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन, विमानन विश्वविद्यालय। विमान है ना, उसी का है विमानन, विमानन विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय पूरा क्यों लिखते हो? भी कर लो, विश्वविद्यालय तो हो ही जाएगा। अमेठी में स्थित है। यह भारत की पहली, अमेठी में स्थित है। यह भारत की पहली एविएशन, मतलब विमानन से संबंधित एविएशन, एविएशन यूनिवर्सिटी है। हिंदी में लिख लो एविएशन, ए वापर छोटी मात्रा वी, फिर ए, फिर बड़ा स और न, एविएशन वही विमानन। पहली यूनिवर्सिटी है, अमेठी में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, आगे लिखिए इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी।
अच्छा ये चीज और लीजिए, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे जोन, प्रदेश में उत्तर रेलवे जोन का सर्वाधिक विस्तार है। हो गया। एक चीज और लिख लीजिए, आर्मी एविएशन सेंटर, आर्मी एविएशन सेंटर, आर्मी एविएशन सेंटर। अभी तो एविएशन 2-3 बार लिख पाया हूं, झांसी में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण फिरोजाबाद, आप लोग गैस करके लिखिए। ज, थोड़ा सा गैप कर दीजिएगा, पहले ज च सी लिखिए। ज, बहुत ज्यादा गैप नहीं, थोड़ा थोड़ा बस। ज च सी मतलब जचसी आपको याद होना चाहिए। ज च सी, ठीक हो गया। ज च सी, ज के नीचे लाइन खींचो। जमींदारी एक्ट, जमींदारी एक्ट 1950। च का क्या हुआ? चकबंदी 54। ठीक। सी से सीलिंग, अब ये मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि एक बार इसने क्रम पूछ लिया, ठीक, कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है। तो सही क्रम जचसी है, पहले जमींदारी, फिर चकबंदी, फिर सीलिंग। अब ये आपको याद रहेगा तो कभी गलत नहीं हो, चाहे जैसे पूछें, या इंडिविजुअल पूछ लें, चकबंदी कब, सीलिंग कब, जमींदारी कब, लेकिन इन्होंने पूछ क्या लिया? सही क्रम। अब इसको उल्टा उल्टा कर दिया, तो जचसी याद रखिएगा, तो कभी गलत नहीं होगा। और जितना कोड हो जाएगा एक दिन में नहीं याद होगा, धीरे धीरे देखते जाओ, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, तभी चीजें सही हो पाएंगी। नहीं तो ऐसे धीरे 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 नोट्स पढ़ते चले जाएंगे, और खुद भी तो नोट्स बनाओगे, खुद भी तो पढ़ोगे। कल आखिरी क्लास है आप लोगों की। रिवीजन पे ध्यान देना।
सर हम लोगों के थोड़ी ना रजिस्टर हम लोग का रजिस्ट्रेशन तो होगा रजिस्ट्रेशन अब थोड़ी ना नहीं होगा तो